और इसी कड़ी में अब शहरी क्षेत्र जो है उस पर मेरा विशेष फोकस है। शहरी क्षेत्र विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए उन्होंने कहा। और अब जो अधोसंरचना है, जो विकास है, जो औद्योगिक पार्क बनाए जाने हैं, उससे संबंधित तमाम कामकाज होने हैं। उन्होंने कहा भी एक सत्र और बाकी है, उतना वक्त है, यदि कहीं कुछ कमावेसी लगती है तो उसमें उसको पूरा किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि बेरोजगारी भत्ता 2500 प्रतिमाह मिलेगा। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनका मानदेय बढ़ा है, पेंशन में भी जो राशि में वृद्धि की गई है दरअसल, उसका भी लाभ मिलेगा। हालांकि अलग बात है कि घोषणा पत्र में जिस तरह से इसकी वृद्धि का ऐलान हुआ था वो फिलहाल नहीं नजर आता, लेकिन उन्होंने कहा कि लंबे समय से जो रुका हुआ था वो इस बजट में बढ़ा है। तो विपक्ष जहां इसे 10 में से 0 नंबर दे रहा है, वहीं इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता, आपको बता दें श्रीचंद सुंदरानी जी। और सबसे पहले श्रीचंद सुंदरानी जी, पहली प्रतिक्रिया इस बजट पर आपकी। देखिए, आंकड़ों का मायाजाल है और चूंकि ये आखिरी बजट है और चुनाव सर पे है, तो कहीं ना कहीं जनता को लोक लुभावनी बातों को दिमाग में भर के आंखों में धूल झोंकने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। जितनी सारी घोषणाएं की गई, चाहे आंगनबाड़ी की बहनों का मानदेय बढ़ाने की बात, मितानिनों का मानदेय बढ़ाने की बात, सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा, निराश्रित पेंशन की बात, इन्होंने 1000 से लेकर 1500 रुपये की बात की थी। और सबसे बड़ी बात है, सरकार के 4.5 साल निकल गए, उसके बाद ये सारी घोषणाएं की जा रही है। घोषणाएं कागजों पर सीमित हो जाएगी। बजट मार्च में आया है, लागू अप्रैल से होगा, राजस्व आने में 3 महीने लगते हैं और 3 महीने के बाद इसका क्रियान्वयन लगभग शुरू होगा। तब तक चुनाव आ जाएगा। सिर्फ चुनाव में लोगों की आंखों में झूल झोंकने के लिए ये प्रावधान किए गए। ये प्रावधान ये धरातल पे उतार नहीं सकते, इसका क्रियान्वयन कर नहीं सकते, और किया भी तो 2-3 महीने के लिए कर पाएंगे, सिर्फ उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने ये जो बजट है, छत्तीसगढ़ के राज्य के हितों का अनदेखा कर सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट को बनाया गया। और बजट चुनावी बजट है। चुनावी बजट अगर इनको बनाना था तो कम से कम 2 साल 3 साल पहले से वादे पूरे करते। करीब 4.25 साल 4.5 साल सरकार के निकल जाने के बाद, ये जहाँ तक कर्मचारियों का सवाल है, कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। मेडिकल कॉलेज 10-10 बनाए थे भारतीय जनता पार्टी ने। एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कोई बहुत बड़ा बजट नहीं रखा गया है। कहीं ना कहीं लीपापोती की गई है। शिक्षा 4 नए मेडिकल कॉलेज तो बोल रहे हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, बनवाए जाएंगे। 4 नए बनाए जाएंगे, कब बनेंगे? अब तो समय ही नहीं बचा ना। हमने तो पिछले 15 साल में 1 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज किए। 9 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने 15 साल में बनाए। तो इनका तो 4.5 साल का कार्यकाल, अब तो जमीन अलाट होगी, कब पैसा अलाट होगा और कब उसका भूमि पूजन होगा, तब तक तो सरकार के बदलने के चांस आ जाएंगे। तो ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं करना। 4.5 साल में विकास पूरी तरह से ठप हो गया। आज मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, पुल पुलिया की बात कर रहे हैं, अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं, मेट्रो की बात कर रहे हैं, ये सब सपने 4.5 साल बाद क्यों आए? अगर इनको सचमुच कोई योजना लानी थी तो पहले दिन से लाते, तो 4 साल में पूर्ण होती, जिसका क्रेडिट इनको मिलता। आज ये तो न शुरू भी नहीं हो पाएगी। पूर्ण होने की बात तो दूर, उसका तो पत्थर भी नहीं रखा जाएगा, भूमि पूजन तक नहीं कर पाएंगे। ये जितनी इन्होंने घोषणा की है, ये सारी की सारी थोती साबित होगी। ये गांव गरीब किसान शहर की बात करते हैं, शहरों में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नगरीय क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का बजट, ये पिछले 2-3 महीने से चिल्ला रहे हैं कि हम 1000 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन वो 1000 करोड़ मिलेगा कब? कब दिया जाएगा और कब उसके टेंडर होंगे, कब उसके काम शुरू होंगे? 4.5 साल में आपने नगरीय निकाय को पूरी तरह से शहरों को बर्बाद कर दिया। सड़कों का गड्ढे आज इतने हो गए कि आम आदमी चलना पसंद नहीं करता उन सड़कों पे। ये बुरी हालत शहरों की है। गंदगी, आपने कहा था कि हम स्वच्छ
छत्तीसगढ़ के शहर देंगे नगरीय निकाय के माध्यम से। न सफाई हुई, न मच्छर हटे, ना ही सड़कों का निर्माण हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों का निर्माण किया था, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज बनाए थे, वही आज दिखते हैं। एक आध तो मुख्यमंत्री जी बता दें कि आपने 4.25 साल में कौन सा ओवरब्रिज का निर्माण कराया या भूमि पूजन किया या उसके लिए आपने राशि स्वीकृत की। तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता के हाथ में सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। धोखा देने के अलावा यह सरकार आंखों में धूल झोंकने का काम करती है और निश्चित रूप से मैं इस बजट को कोई मार्क नहीं दे सकता। ये जितनी भी बात कर लें, जीडीपी बढ़ने की बात कर लें, कर्ज बढ़ाने वाली सरकार रही, 60,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा छत्तीसगढ़ राज्य पे है, तो कहीं न कहीं निराशाजनक बजट है। इससे बड़ा निराशाजनक हो नहीं सकता। और इनको ये सब बातें लानी थी तो पहले लाते। बेरोजगारी भत्ते के मामले में मैं कहूँगा कि 10 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, 2,500 रुपये प्रति माह, और 5 साल में 1.5 लाख रुपए उन 10 लाख नौजवानों की कर्जदार भूपेश सरकार है। और आगामी 2 साल के लिए बजट की घोषणा की है कि हम 2,500 रुपये देंगे। और कितने लोगों को देंगे ये घोषणा नहीं की, मात्र 250 करोड़ रुपए इसके लिए रखा है। संभव नहीं है घोषणा करें कि 10 लाख को देंगे, 1 लाख को देंगे, 50,000 को देंगे और 2 साल तक देंगे। अरे आपकी सरकार तो नवंबर तक है भाई, नवंबर के बाद दूसरे साल की भी घोषणा आज आप कैसे कर दोगे? तो ये तो सिर्फ गुमराह करने के लिए, नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। लेकिन नौजवान हो, गरीब हो, किसान हो, आज जागरूक है, इनके भुलावे में नहीं आएगा। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा कि इन्होंने 2 साल की घोषणा कर दी कि 2 साल तक ये बेरोजगारी भत्ता देंगे। श्रीचंद सुंदरानी जी कॉन्फिडेंस देखिए, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये भरोसे का बजट। ये अलग बात है कि ट्वीट किया पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने और कहा कि ये तो पूरा धोखेबाजी का बजट है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ धोखे में रखने की कोशिश की गई है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है श्रीचंद सुंदरानी जी, ये कहाँ से आ रहा है? क्या जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है कि कहीं ना कहीं जो है इस बार भी भूपेश के हाथ में ही सरकार जाने वाली है, लोग एक बार फिर से भरोसा जताएंगे? क्या ये वजह है कि इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं? 2 साल के बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, क्या ये वजह है? हालांकि बात अलग है, आप कहते हैं कि अब तक जो पूर्व में घोषणाएं हुई उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया, तो ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, दुस्साहस है। ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस है, हम दोबारा आ रहे हैं। कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं मतदाताओं के इसमें, विपक्ष के पे। लेकिन भूपेश बघेल को लोग समझ गई है कि ये नौटंकीबाज मुख्यमंत्री है, इसकी कोई बात पे भरोसा नहीं कर सकते। इनके पार्टी वाले भरोसा नहीं करते। आपसी चर्चा में कांग्रेस पार्टी के लोग भी अब आलोचना करने लगे हैं, हम जब व्यक्तिगत रूप से चर्चा करते हैं तो। ठीक है, हमारे साथ धनंजय जी जुड़ रहे हैं और आपको बता दें प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए बजट तो पढ़ दिया, लेकिन कई घोषणाएं ऐसी जो अभी तो चुनाव है इसी साल नवंबर में, सिर्फ 6 महीने हैं, कामकाज कैसे करेंगे? विपक्ष ये शंका जाहिर कर रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, ये तो सिर्फ चुनावी बजट है, घोषणाएं करनी थी, कर दी। देखिए सोना जी, जो आज विपक्ष में बैठे हैं, इनके हाथ में 15 साल तक सत्ता का बागडोर था और इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि छत्तीसगढ़ के किसान पे खुशहाल करे, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हाथ में रोजगार दे, छत्तीस कला संस्कृति परंपरा तीज त्योहार के पुनरीक्षण के लिए काम करे, छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई को ले जाए। ये इनकी जिम्मेदारी इनके हाथ में 15 साल तक जनता ने दिया था। ये क्या किए 15 साल तक? ये कमीशन खोरी किए, ये भ्रष्टाचार किए, किसानों पे पर अत्याचार किए, युवाओं को रोजगार बेचे ना, इसीलिए इस प्रकार की इनकी सोच रखती है। भूपेश बघेल जी देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो शपथ लेते हैं उसके बाद घर नहीं जाते हैं, जनता के वादों को पूरा करने के लिए सचिवालय जाते हैं, किसानों कर्ज माफी की घोषणा करते हैं, 20 लाख किसान कर्ज मुक्त हो जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा है। उसके बाद देखेंगे 2500 धान कीमत हमारी सरकार देती है। और अभी के बजट में मैं अगर चर्चा करना चाहता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के जो नीति है उस पर करारा चोट है ये, क्योंकि हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। स्वाभाविक बात है, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए हमारी सरकार मानदेय देने जा रही है तो तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को होगा। स्वाभाविक बात है कि जो रसोईया जो स्कूल में भोजन बनाते हैं उनको हमारी सरकार 1800 रुपए मानदेय बढ़ाकर देने जा रही है, तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को होगा। होमगार्ड 15 साल तक जिनकी और भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, हमारी सरकार होमगार्ड के जवानों को भत्ता बढ़ाकर देने का काम कर रही है। इस प्रदेश में पटेल है
जिनको 15 साल तक कोई भत्ता नहीं मिलता था, हमारी सरकार उस पटेलों को भी 2 से 3 हजार रुपए महीने का भत्ता देने जा रही। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो शिक्षित बेरोजगार हैं, 12वीं पास के बाद जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको भी 25 रुपए महीना भत्ता हमारी सरकार देने का निर्णय किया है। तो इससे निराशा तो भारतीय जनता पार्टी में होगी ना, क्योंकि हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा करते हैं। भूपेश बघेल जी पर जो भरोसा जनता का है, आज जनता भरोसा बरकरार है और 15 साल सत्ता में थे। निराशा उस दौरान भी थी, आज भी निराशा है। ठीक, ये नियमितीकरण को लेकर कोई बात नहीं हुई। नियमितीकरण को लेकर ये एक बड़ा सवाल लगातार छत्तीसगढ़ में बना और कर्मचारी लगातार आंदोलनरत भी हैं। देखिए, नियमितीकरण को लेकर हमारी सरकार ने जो काम शुरू कर दिया है वो निश्चित तौर पर नियमितीकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। लगभग 46 विभाग है प्रदेश में नियमितीकरण के संबंध में जिनसे जानकारी मांगी गई है और बहुत जल्द कुछ विभागों का जानकारी हमारे पास आ जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम के साथ पूरे विश्वास के साथ जो अनियमित कर्मचारी बंधु हमारे हैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे ही हमारे पास वो जानकारी आएगी हम आपको नियमितीकरण करेंगे, स्थायी देंगे, क्योंकि भूपेश बघेल जी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। ठीक है, सुंदरानी जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन। धनंजय जी, पिछले 6 महीने से सारे विभागों की जानकारी आप मंगाए हैं, 6 महीने तक आपके पास जानकारी नहीं आई है और आगामी चुनाव होते तक जानकारी आएगी भी नहीं विभागों की। ऐसे ही नियमितीकरण के मामले में कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप ये कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, तो भूपेश का भरोसा तो उसी दिन टूट गया जब आपने शराबबंदी की बात की थी और शराबबंदी 4.5 साल में लागू नहीं हुई। आपने कहा था प्रॉपर्टी टैक्स आधा करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स आधा नहीं हुआ। आपने निराश्रितों की पेंशन 1500 करने की बात की थी, आज आपने 350 से 500 किया है, वो भी 4.5 साल बाद। अब पता नहीं इसका लाभ भी आगामी चुनाव के बाद मिलेगा कि पहले मिलेगा, ले यह भी कोरी घोषणा आप लोगों की साबित होगी। आपको आंगनबाड़ी या हो या मितानिन हो, ये सारी बातें याद आई है चुनाव के वक्त। आपने 4.5 साल तो मस्ती में गुजार दिए, सरकार के काम किया नहीं, आपने विकास किया नहीं। और आज भारतीय जनता पार्टी कमीशन खोरी और ये ईडी में केस आपके ऊपर चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले आपके उजागर हो रहे हैं और आप आरोप कमीशन खोरी का भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हो। अरे पूरी तरह से आप भ्रष्टाचार के रंग में रंगे हुए हो साहब। आप भारतीय जनता पार्टी के घरों पे पत्थर उछालना बंद करो। आप तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के कंठ में डूबे हो। आपके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही है, आपके लोग अंदर जा रहे हैं, सेंट्रल जेल में आज भी आपके अधिकारी, आपके नेता कहीं ना कहीं हैं। तो ये आपको शोभा नहीं देता भारतीय जनता पार्टी पे कमीशन। भारतीय जनता पार्टी तो मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के ईमानदारी का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की 17 राज्यों में है सरकार और केंद्र में सरकार है। एक आरोप आप मोदी जी पे नहीं लगा पाए पूरे 9 साल में। धनंजय जी बड़ा हास्यपद बात करते हैं सुंदरानी जी। मैं समझ रहा था ये वरिष्ठ नेता है। अरे आपके जो सरकार है ना, वो गर्त तक 15 साल तक रमन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार कमीशन खोरी में डूबी रही है। अरे दुर्भाग्य की बात है। एक बात रट ली हो क्या धनंजय जी? सारे प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के एक ही बात रट ली हो क्या? इसके अलावा कोई है क्या? आपके पास 3 बातें रटे हो, मोदी जी, केंद्र की सरकार, भ्रष्टाचार कमीशन खोरी, डॉक्टर रमन सिंह ने मना किया। इसके अलावा आपके पास कोई एजेंडा है भाजपा के खिलाफ? जी धनंजय जी, ना मैं तो बोलना शुरू किया और आपकी तकलीफ बता रही है कि मैंने दुखती रथ में आपके हाथ रख दिया है। अरे मेरी कोई दुखती रथ नहीं भाई। चोरी की है रमन सिंह की सरकार ने। गरीबों, जो रिक्शा चालक को चावल मिलना था, जो मजदूरों को चावल मिलना था, जो पीडीएस के मामले में पूरे देश में नंबर 1 डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही। धनंजय भाई सुन लीजिए ना। सुना। अरे आप तो नहीं कोई बात लाए हो क्या? चावल को चोरी किए थे और उस चावल चोरी के पैसे से ऐश्वर्या रेड्डी सिटीजनशिप रहने वाले रमन सिंह के रिश्तेदारों को पालते थे। अरे आप किस मुंह से बात करोगे? नहीं, किसने चावल चोरी किया था भैया? किसने? नाम बताओ ना, नाम बताओ। रमन सिंह की सरकार ने चोरी किया था। रमन सिंह जी? 30,000 करोड़ का चावल। अरे यार मर्यादा में बात करो। मर्यादा में बात कर रहा हूं। धनंजय ठाकुर जी, आप जैसा व्यक्ति मर्यादा में बात नहीं कर रहा है। बात कर रहा हूं, चावल चोर की सरकार थी 15 साल तक। ये बौखलाहट आपकी बता रही है कि आपका बजट शून्य है।
क्योंकि आप बजट पे चर्चा नहीं कर रहे हो। आप रटाया जो पुराना बयान है, जो मैं करीब करीब आपका 1.5 साल से सुनते आ रहा हूँ, हर डिबेट में सुनते आ रहा हूँ, आप बजट पे चर्चा ही नहीं कर रहे हो। अरे बजट अच्छा है तो बजट की बात करो ना। आप भाजपा की अरे सुनिए ना, मैंने चावल चोर का जिक्र किया ना, तो आपकी तिलमिलाहट बता रही कि नहीं, मेरी कोई तिलमिलाहट नहीं है, आपका गुस्सा दिखा रहा है, आपका गुस्सा दिखा रहा है कि आपके बजट में कुछ है नहीं, इसीलिए तो आप बजट से लोगों का ध्यान हटा रहे हो। अरे आप में क्षमता ही सुनने की ना, आप में क्षमता नहीं है। जो चावल चोरी करना आप लोगों का चरित्र रहा 15 साल तक। और रही बात नरेंद्र मोदी के, सर देखिए, पुराने आरोपों की बात करेंगे तो अभी बजट की चर्चा नहीं हो पाएगी, समय कम पड़ जाएगा। सुंदरानी जी, कोई ऐसे सवाल जो इस बजट से जुड़े होंगे, यदि आप धनंजय से करना चाहते हैं तो वो कौन से हैं? देखिए, शासकीय कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए था लंबे समय से, और ये गुमराह कर रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, हम मंगा रहे हैं सारे विभागों से, 40 विभागों से आंकड़े मंगा रहे हैं। कब तक? 4.5 साल सरकार के आप निकाल दिया आपने। ये वही प्रकार का धोखा है जैसे जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, कहते थे झीरम घाटी के हमारे पास सबूत है, लेकिन वो सबूत आज दिन तक सदन के पटल में या सदन के बाहर नहीं रख पाए। उसी प्रकार ये कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं कि 40 विभाग से हमने सूची मंगाई है और नियमितीकरण कर देंगे। बेचारे कर्मचारी प्रतीक्षा में हैं। भाई धनंजय, पहुंचाओ मुख्यमंत्री तक ये बात, नहीं तो उखड़ जाओगे। कहीं पे आपको खड़े रहने का अवसर अगले विधानसभा में नहीं मिलेगा। ये छत्तीसगढ़िया विरोधी लोगों को ना प्रदेश जनता माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के माटी, अरे हमको माफ करेगी नहीं करेगी, लेकिन आपको उखाड़ देगी। सुन लो ना, हो गई तकलीफ शुरू। अरे सवाल उठाते हो, जवाब सुनने की क्षमता अच्छा, रखो। बताओ। जवाब की क्षमता रखो। ये अनियमित कर्मचारी बनाने का काम किसने किया ना, तो रमन सिंह ने किया था। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्रों के नौकरी को बेचा था रमन सिंह की सरकार ने, सिर्फ संघी और भाजपाइयों को पालने के लिए। एक आध प्रमाण है क्या? नहीं, डॉक्टर रमन सिंह जी ने बेचा था, एक आध प्रमाण है? अरे रमन सिंह का इतना, अच्छा, बजट में कुछ है जिसपे आप चर्चा करो? आप घुमाने का प्रयास कर रहे हो, बजट से ध्यान हटा रहे हो, इसका मतलब आपके बजट में कुछ प्रावधान नहीं है। अरे मेरे बजट में इतना है कि आपके पसीने निकल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, चावल चोर के बारे में तकलीफ आपको हो रही है। अरे मेरे बजट में इतना है। मैं तो आपको गंभीर प्रवक्ता मानता था, लेकिन आपकी गंभीरता दिख नहीं गई। अच्छा मानता था, लेकिन क्या है, आप भी चावल चोर के सहयोगी रहे ना, जो 15 साल तक चावल चोर था इस प्रदेश में। धनंजय जी, जो अब है नहीं सत्ता में, उसको बार बार कहने का क्या मतलब? विपक्ष में थे तब तक तो ये ठीक लगता था, अभी क्यों कह रहे हैं? अभी तो सर आपकी सरकार है, 4.5 आपने अभी तक शासन कर लिया, 4.5 साल। अब सर बारी आपकी है। ये शंका है कि 6 महीने में क्या क्या जमीन पर, धरातल पर उतरेगा, थोड़ी इस पर आशंका है। देखिए, इनको आशंका रहेगा, भूपेश बघेल जी की सरकार ने हर वादों को पूरा किया। ये झूठ बोलने वाले लोग है ना। अगर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए दे रहे तो भूपेश बघेल की सरकार दे रहा है। मध्याह्न भोजन वालों को 1800 रुपए दे रहे तो भूपेश बघेल जी की सरकार दे रहे है। फुटवार के अगर मानदेय किसी को बढ़ाया तो भूपेश बघेल की सरकार ने बढ़ाया है। अगर किसी को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा ना करके हम काम करें तो भूपेश बघेल की सरकार करे। तकलीफ होगी इनको ना, क्योंकि किसान खुशहाल होता है तो नरेंद्र मोदी जी और उनके समर्थकों को पसीने आते हैं, क्योंकि चाहते किसान खुशहाल हो, युवाओं को रोजगार मिलता है। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा नेताओं को दुख होता है, क्योंकि अगर युवा खान को रोजगार होगा तो युवा काम करेगा। वे नहीं चाहते कि अडानी अलावा के खिलाफ किसी काम। अच्छा, सर मत जाइए, सर वहाँ मत जाइए ना प्लीज। अपने राज्य के बजट पे रहते हैं ना सर, वहाँ क्यों बार बार आप जा रहे हैं? मैं सिर्फ आपसे इतना समझना चाह रही थी कि ये जो आपने डायरेक्ट बेनिफिट की योजना शुरू की है, मैं बेरोजगारी भत्ते की, तो युवाओं के लिए कोई परमानेंट व्यवस्था की शुरुआत होगी या नहीं होगी, या हमेशा वो आश्रित रहेंगे सरकारों के? इस पर भी सवाल करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रविंद्र ब्रह्मे जी जुड़ गए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका NH24/7 पर, और पहली प्रतिक्रिया भी आपकी इस बजट को लेकर, छत्तीसगढ़ 2023-24 का बजट। किस तरह देख रहे हैं इस पूरे बजट को आप? चुनावी बजट या वाकई में प्रदेश का विकास करने वाला बजट? देखिए, सरकार की जो अपनी आइडियोलॉजी है, और सरकार ने जो पहला बजट आज से 4 साल पहले प्रस्तुत किया था, और वहाँ जो उन्होंने अपनी कहा था कि राज्य की क्या प्राथमिकताएं हैं और राज्य किस तरीके से विकास करेगा, उसी प्राथमिकताओं की तरफ, उन्हीं उद्देश्यों की तरफ जो है ये बजट भी एक कदम इन्होंने बढ़ाया है, और जिसके कि केंद्र में ग्रामीण विकास है, कृषि है जिसपे सबसे ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पर है, और साथ ही साथ शिक्षा पे ये सरकार अच्छा
अच्छा काम कर रही है शिक्षा के लिए। और यदि पीछे यदि आप देखेंगे तो यदि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के पूरे बजट पिछले 4 साल का देखेंगे और इस साल का भी यदि आप देखेंगे तो उनका जो बजट आप देखेंगे वो यानी सभी आप यदि राज्य हैं पूरे देश के सभी राज्यों से तुलना करेंगे तो उनका जो औसत है उससे दुगना खर्च जो है छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है पिछले 4 साल से, और वही प्रावधान इस बजट पे भी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन्होंने अपनी प्राथमिकता इसकी इफ एंड बट्स हो सकते हैं, इसकी पक्षी पक्ष में बातें हो सकती हैं, पर जो प्रावधान है उनको मैं इंगित कर रहा हूँ, उनकी तरफ मैं ध्यान दे रहा हूँ कि ये जो सरकार ने अपनी जो विकास की रणनीति बनाई है कि भाई हम ग्रामीण विकास है या ग्राम है वहां से विकास का रास्ता होके जाता है, और उसमें उनने वाकई एलोकेशन बढ़ाया है। और ये बात मैं कह रहा हूं कि ये जो एलोकेशन है वो सभी राज्यों के, भारत के सभी राज्यों में जो बजट में होता है एलोकेशन उसका जो औसत है उससे दुगने से ज्यादा है, दुगने से ज्यादा है। कितने नंबर देंगे सर इसमें से? यही जी 10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट को? देखिए तो एक तरीके से जो कंसेप्ट इनका है कि किस प्रकार से सबसे ज्यादा से लोगों को कैसे हम समावेश करें, विकास के मार्ग में लाएं, ये ज्यादा इस पे इनका फोकस है। तो इस पे मैं कहता हूं कि इनको काफी अच्छे नंबर मिलने चाहिए। 70% मार्क्स तो मिल सकते हैं बजट में, क्योंकि ये सभी लोग ऐसे समय में बजट है जबकि जो है लोग थोड़े से उनको महंगाई परेशान कर रही है, उनकी आमदनी में गिरावट आ रही है, और यदि उनको थोड़ी सी राहत देने की बात की जा रही है बजट के माध्यम से तो मेरे ख्याल से इसका स्वागत होना चाहिए। और पर दूसरी जो चीज बड़ी बात इस पे मैं कहूंगा कि इन्होंने जिस प्रकार से शुरू में जब पहला बजट था वहां जब इनका राजकोषीय प्रबंधन थोड़ा सा कड़खड़ाया था, अभी बजट को देखने से लग रहा है कि वो राजकोषीय प्रबंधन इनका सुधर गया है। ये जो है जो राजस्व जो है अधिक का बजट पेश कर रहे हैं, घाटे को नियंत्रित कर रहे हैं, बाजार से उन्होंने कोई इस बार मार्केट बोरिंग नहीं की है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट बजट का है। ठीक, सुंदरानी जी आपने तो फेल कर दिया था लेकिन रविंद्र जी ने पास कर दिया और 70 मार्क्स दिए हैं। देखिए अपना अपना नजरिया है। देखिए लोक लुभावना बजट तो दिखता है ना कागज पे, आम आदमी भी इसकी तारीफ करेगा, लेकिन ये लाभ कब तक पहुंचेगा? मैं ब्रह्मे जी बहुत ही विद्वान हैं, मैं जानता हूं, बड़ा सम्मान भी करता हूं, और वे अच्छे अर्थशास्त्री हैं और मैं तो उनसे ज्ञान लेता हूं। मैं ब्रह्मे जी से एक ही सीधा सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल, क्या ब्रह्मे जी ये जो बजट आज आया है ये सचमुच जनता की जेब में राहत पहुंचाने का काम करेगा इसी वर्ष? हर वर्ग में, और वो भी क्या महत्वपूर्ण है ब्रह्मे जी? देखिए ये चीज है कि जो बजट के प्रावधान है उस पर हमने चर्चा की, जो प्रावधान रखे गए। अब ये है कि इसको कितने जल्दी तेजी से आप कर सकते हैं, क्योंकि जो सुंदरानी जी का जो प्रश्न है वो ये है कि अभी 6 महीने बाद जो अधिसूचना जारी हो जाएगी शायद उसको लेकर इंगित है कि शायद हम खर्च नहीं कर पाएंगे। तो यदि सरकार इसमें, जैसे मैं पढ़ भी रहा था कुछ दिनों से, यदि थोड़ा सा इस प्रोसेस को स्पीड अप करे, थोड़ा फास्ट करेगी तो लोगों तक इसका फायदा पहुंचा सकती है। तो और यदि ऐसी सरकार की प्रतिबद्धता है कि लोगों तक फायदा पहुंचाना है तो इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज करके वो पहुंचाया जा सकता है, ये असंभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए भरोसे का बजट तो वैसे भी धनंजय जी कह ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ी उम्मीद थी गैस सब्सिडी को लेकर धनंजय जी, क्योंकि महिलाएं चाहती थी कि राजस्थान में आपकी सरकार कर रही है तो शायद छत्तीसगढ़ में भी होगा, वो भी वैसा कुछ नहीं हुआ। नियमितीकरण की मांग अपनी जगह है ही फिलहाल। अब ऐसे में कब विभागों से जो है आप पूरी सूची मंगवाएंगे, उसे अपडेट करेंगे, इसके लिए वक्त है। फिलहाल 12 तारीख के बाद ये बड़ी हड़ताल पर जा रहे हैं कर्मचारी, ये एक बड़ा विषय है ही, लेकिन देखना होगा कि कितनी जल्दी, जैसे ब्रह्मे जी ने कहा कि यदि इच्छा शक्ति हुई तो फटाफट काम होंगे और शायद इस 6 महीने में ही इस बजट का असर दिखने भी लगे। हालांकि एक बार फिर से जनता के पास तो मौका है चुनने का और हिसाब किताब लेने का। फिलहाल बहुत धन्यवाद सुंदरानी जी आपका भी, ब्रह्मे जी आपका भी, और धनंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे